स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी पहेली पर बात कर रहे हैं जो अक्सर क्लिनिकल प्रैक्टिस में कंफ्यूजन पैदा करती है। मतलब जब कोई मरीज बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हो और साथ ही बहुत ज़्यादा पतला पेशाब भी कर रहा हो। हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल हैं, तुलनात्मक स्रोत हैं जो 3 मुख्य स्थितियों को देखते हैं: प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। हाँ बिल्कुल। और ये तीनों स्थितियां मतलब पहली नज़र में बहुत एक जैसी लगती हैं ना, बहुत प्यास लगना, बहुत पेशाब आना, वो भी पतला, लेकिन इनकी जड़ें मतलब कारण और इलाज वो बिल्कुल अलग है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इन अंतरों को साफ करने की कोशिश करेंगे ताकि डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ठीक से हो सके। हाँ, क्योंकि गलत डायग्नोसिस हो जाए तो इलाज तो फिर पटरी से उतर ही जाएगा, जो मरीज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक पहचान से। ये तीनों ही स्थितियां ढेर सारे पतले यूरिन से जुड़ी हैं। जैसा स्रोत बताते हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.006 से कम और ऑस्मोलैलिटी वो भी आमतौर पर 300 MAOSM kg से कम। पर ये तो हुई मतलब ऊपरी बात। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया असल में है क्या? प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, देखिए नाम में ही पॉलीडिप्सिया यानी ज्यादा प्यास है, तो मूल समस्या पानी पीने से जुड़ी है। ये बस जरूरत से ज्यादा पानी पीने की वजह से होता है। इसके पीछे या तो व्यवहार संबंधी कारण होते हैं, जैसे कुछ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें, या फिर कभी-कभी हाइपोथैलेमस में जो प्यास का सेंटर है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये कि व्यक्ति इतना ज्यादा पानी पी रहा है कि शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा और पतला पेशाब बना रहा है। किडनी और हार्मोन वो सब ठीक काम कर रहे होते हैं यहाँ। अच्छा, तो मतलब किडनी या हार्मोन की दिक्कत नहीं है इसमें, बस पानी का इंटेक ही ज्यादा है। और जो डायबिटीज इंसिपिडस DI के 2 प्रकार हैं, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक, उनमें क्या कहानी है? हाँ, यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। सेंट्रल DI में प्रॉब्लम दिमाग में है, खासकर हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यहाँ से जो ADH हार्मोन निकलता है ना, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, हाँ वैसोप्रेसिन। हाँ वैसोप्रेसिन, वो या तो कम बनता है या ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। और यही ADH तो किडनी को सिग्नल देता है कि पानी बचाओ। तो जब ADH ही कम है, कम ADH, तो किडनी पानी रोक नहीं पाती। नतीजा, ढेर सारा पतला पेशाब। समझ गया, सिग्नल ही नहीं मिल रहा किडनी को। और नेफ्रोजेनिक DI में? बेफिजेनिक DI में दिमाग और ADH का बनना वो सब ठीक है, बल्कि ADH का लेवल नॉर्मल या बढ़ा हुआ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पंगा किडनी में है। किडनी उस ADH के सिग्नल को मतलब समझ नहीं पाती या उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। इसे कहते हैं ADH रेजिस्टेंस। तो नतीजा फिर वही, पानी शरीर में रुक नहीं पाता और पतला पेशाब बनता रहता है। अच्छा, तो सेंट्रल में सिग्नल की कमी और नेफ्रोजेनिक में सिग्नल तो है पर रिसीवर यानी किडनी में दिक्कत है। बिल्कुल सही, यही बुनियादी फर्क है। ये समझना तो बहुत जरूरी है। चलिए अब इनके कारणों पर थोड़ी और बात करते हैं। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया के लिए आपने बताया मानसिक बीमारियां या हाइपोथैलेमिक घाव। हाँ, वो मुख्य कारण है। अब सेंट्रल DI की बात करें तो कई बार तो कारण पता ही नहीं चलता, इडियोपैथिक। पर इसके अलावा जैसे सिर में चोट लग गई, ट्रॉमा, या ब्रेन ट्यूमर, कोई सर्जरी हुई हो खासकर पिट्यूटरी के पास, या दिमाग में ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, या कुछ इन्फिल्ट्रेटिव बीमारियां जैसे सार्कोइडोसिस, ये सब ADH बनाने या रिलीज करने वाली जगह को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर नुकसान सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक हो तो DI शायद टेम्पररी हो। अच्छा, ये हमेशा परमानेंट नहीं होता मतलब। और नेफ्रोजेनिक DI, ये तो किडनी की समस्या लगती है। इसके कारण क्या है? बिल्कुल, ये किडनी से जुड़ा है। ये या तो हेरिडिटरी हो सकता है, मतलब जन्मजात, जैसे ADH रिसेप्टर की जीन में कोई गड़बड़ी हो, या फिर ये बाद में होता है, मतलब अक्वायर्ड। और इसमें दवाएं बहुत कॉमन कारण है, खासकर लिथियम। हाँ, लिथियम तो बाइपोलर में काफी यूज होती है। बिल्कुल। और एक एंटीबायोटिक है डेमेक्लोसाइक्लिन, ये भी करा सकती है। इनके अलावा शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ना, जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए, हाइपरकैल्सीमिया, या पोटेशियम बहुत कम, हाइपोकैलेमिया, ये भी किडनी की ADH के प्रति सेंसिटिविटी कम कर देते हैं। तो दवाएं और इलेक्ट्रोलाइट्स, इन पर नजर रखना नेफ्रोजेनिक DI में बहुत जरूरी हो जाता है। अब आते हैं डायग्नोसिस पर। ये जो अंतर है ये लैब टेस्ट में कैसे दिखते हैं? सीरम ऑस्मोलालिटी और ADH लेवल में क्या फर्क होता है, ये समझना शायद सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल, यहीं से तस्वीर थोड़ी साफ होती है।
प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में सोचिए, बंदा बहुत पानी पी रहा है तो खून क्या होगा? पतला हो जाएगा, डाइल्यूट। हाँ, पतला, डाइल्यूट। तो सीरम ऑस्मोलैरिटी कम मिलेगी और शरीर इस पतले खून को सेंस करके क्या करेगा? वो पानी बचाने वाले हार्मोन ADH का प्रोडक्शन कम कर देगा। जरूरत ही नहीं है ना, तो ADH का लेवल या तो कम मिलेगा या नॉर्मल रेंज में नीचे की तरफ। ठीक है, ज्यादा पानी मतलब खून पतला, सीरम ऑस्मोलैरिटी कम, ADH भी कम। अब DI के मामलों में उनमें सीरम ऑस्मोलैरिटी कैसी होगी? DI के दोनों टाइप में शरीर पानी रोक नहीं पा रहा है तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति बनेगी, खून वो गाढ़ा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। तो नतीजा? सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है प्राइमरी पॉलीडिप्सिया से। उसमें कम थी, इसमें बढ़ी हुई है। ओके। तो DI के दोनों प्रकारों में सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई मिलेगी। फिर इन दोनों DI में सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक, इनमें कैसे फर्क पता चलेगा सिर्फ इन वैल्यूज से? क्या ADH लेवल यहाँ मदद करते हैं? बिल्कुल, यही ADH लेवल काम आता है। सेंट्रल DI में हमने क्या बात की थी? प्रॉब्लम ADH की कमी है, दिमाग बना नहीं रहा या रिलीज नहीं कर पा रहा। तो जब आप खून में ADH लेवल नापेंगे तो वो कम मिलेगा, जबकि सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है। ये एक तरह का मिसमैच है। समझ गया। खून गाढ़ा है पर ADH कम। और नेफ्रोजेनिक DI में? नेफ्रोजेनिक DI में शरीर तो पानी की कमी और बढ़ी हुई सीरम ऑस्मोलैरिटी को महसूस कर रहा है। वो जवाब में ज्यादा ADH बनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन किडनी उसकी सुन नहीं रही है। इसलिए खून में ADH का लेवल नॉर्मल या अक्सर बढ़ा हुआ नॉर्मल या ऊपर मिलेगा। अच्छा। तो बढ़ी हुई सीरम ऑस्मोलैरिटी के साथ कम ADH मतलब सेंट्रल DI, और बढ़ी हुई सीरम ऑस्मोलैरिटी के साथ नॉर्मल या ज्यादा ADH मतलब नेफ्रोजेनिक DI की तरफ इशारा है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। बढ़ी हुई सीरम ऑस्मोलैरिटी के साथ ADH लेवल देखना इन दोनों DI में फर्क करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार शायद स्थिति इतनी साफ ना हो शुरुआती स्टेज में, वहीं पर शायद ये डिफरेंशियल टेस्ट काम आते होंगे। स्रोत में वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट और डेस्मोप्रेसिन टेस्ट का जिक्र है। ये कैसे मदद करते हैं? हाँ, ये टेस्ट असल में बहुत निर्णायक होते हैं, खासकर जब डायग्नोसिस में डाउट हो। वाटर रेस्ट्रिक्शन टेस्ट का फंडा सिंपल है। हम देखते हैं कि जब शरीर को पानी नहीं मिलता तो किडनी पेशाब को गाढ़ा कर पाती है या नहीं, उनकी नॉर्मल क्षमता। अब प्राइमरी पॉलीडिप्सिया वाले में क्या है? किडनी और ADH सिस्टम तो नॉर्मल है, तो जब आप उन्हें पानी पीने से रोकेंगे कुछ घंटों के लिए, बहुत सावधानी से मॉनिटर करते हुए। हाँ, और मॉनिटरिंग तो जरूरी होगी। बिल्कुल, वजन, BP, सीरम सोडियम ऑस्मोलैरिटी, यूरिन आउटपुट, यूरिन ऑस्मोलैरिटी सब देखना पड़ता है। तो उनका शरीर पानी की कमी महसूस करेगा, ADH रिलीज होगा और किडनी पेशाब गाढ़ा करना शुरू कर देंगी। यूरिन ऑस्मोलैरिटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, 700 MOSM kg तक भी जा सकती है। इससे पता चल गया कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है। मतलब प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में किडनी जरूरत पड़ने पर यूरिन कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, लेकिन DI वाले मरीजों में? DI के दोनों ही टाइप में, चाहे ADH कम हो, सेंट्रल, या किडनी रिस्पॉन्ड ना कर रही हो, नेफ्रोजेनिक, नतीजा एक ही है, किडनी पेशाब गाढ़ा नहीं कर पाएंगी। तो वाटर रिस्ट्रिक्शन के दौरान भी उनका पेशाब पतला ही बना रहेगा। यूरिन ऑस्मोलैरिटी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी, अक्सर 300 MOS kg से नीचे ही रहती है। अच्छा, तो वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट प्राइमरी पॉलीडिप्सिया को DI से अलग करने में बहुत कारगर है। पॉलीडिप्सिया में यूरिन गाढ़ा होगा, DI में नहीं। लेकिन ये टेस्ट सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक DI के बीच फर्क कैसे बताएगा? दोनों में ही तो पेशाब गाढ़ा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वाटर रिस्ट्रिक्शन DI को पॉलीडिप्सिया से तो अलग कर देता है, पर सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक DI में फर्क नहीं बता पाता। यहीं पर आता है डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट। डेस्मोप्रेसिन DDAVP ये सिंथेटिक ADH है, मतलब असली ADH जैसा ही काम करता है। इसे मरीज को देते हैं वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट के बाद, इंजेक्शन या नेजल स्प्रे से। अब सोचिए, सेंट्रल DI में क्या था? ADH की कमी थी। हाँ, तो जब आप बाहर से डेस्मोप्रेसिन देंगे तो आप उस कमी को पूरा कर रहे हैं। और सेंट्रल DI में किडनी की रिस्पॉन्ड करने की क्षमता तो ठीक है ना, तो वे इस डेस्मोप्रेसिन पर रिस्पॉन्ड करेंगी और पेशाब को गाढ़ा करना शुरू कर देंगी। यूरिन ऑस्मोलैरिटी में अच्छा खासा उछाल, 50% बढ़ोतरी दिखेगा। वाह! तो डेस्मोप्रेसिन देने पर अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाए तो ये सेंट्रल DI है, और अगर नेफ्रोजेनिक DI हुआ तो? नेफ्रोजेनिक DI में याद है ना,
प्रॉब्लम एडीएच की कमी नहीं बल्कि किडनी का रेजिस्टेंस है। तो चाहे शरीर खुद एडीएच बना रहा हो या आप बाहर से डेस्मोप्रेसिन दें, किडनी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वो पेशाब गाढ़ा नहीं कर पाएंगी। इसलिए डेस्मोप्रेसिन देने के बाद भी यूरिन ऑस्मोलैलिटी में बस मामूली सा बदलाव, मिनिमल चेंज आएगा या नहीं आएगा। समझ गया। इस तरह ये डेस्मोप्रेसिन टेस्ट सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक डीआई के बीच बिल्कुल साफ फर्क बता देता है। ये वाकई कमाल है कि कैसे ये 2 टेस्ट मिलकर इन 3 मुश्किल स्थितियों को अलग-अलग कर सकते हैं। वाटर रेस्ट्रिक्शन बताता है पॉलीडिप्सिया बनाम डीआई, हाँ, और डेस्मोप्रेसिन टेस्ट बताता है सेंट्रल बनाम नेफ्रोजेनिक डीआई। बिल्कुल। अब जब डायग्नोसिस क्लियर हो गया तो इलाज पर आते हैं। जाहिर है इलाज भी अलग-अलग ही होगा। हाँ, बिल्कुल। सही डायग्नोसिस के बाद ही सही इलाज हो सकता है और तीनों के इलाज एकदम अलग हैं। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में प्रॉब्लम क्या थी? ज्यादा पानी पीना। तो इलाज पानी का पीना कम करना। वाटर रेस्ट्रिक्शन। हाँ। अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत है तो उसका इलाज करना भी जरूरी है। बिहेवियरल थेरेपी भी मदद करती है। ठीक है। और सेंट्रल डीआई का इलाज, जिसमें एडीएच की कमी थी। सेंट्रल डीआई का इलाज सीधा है हार्मोन रिप्लेसमेंट। जो एडीएच कम है वो हम बाहर से देते हैं सिंथेटिक एडीएच यानी डेस्मोप्रेसिन, DDAVP। ये नेजल स्प्रे, गोली, इंजेक्शन कई तरह से आता है। डोज को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि प्यास और पेशाब नॉर्मल हो जाएं, पर इतना भी ना हो कि पानी शरीर में जमा होने लगे, वो भी खतरा है। हाँ, वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, हार्मोन की कमी थी, हार्मोन दे दिया, लेकिन नेफ्रोजेनिक डीआई वो ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। उसमें तो किडनी हार्मोन पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। उसका इलाज कैसे होता है? हाँ, नेफ्रोजेनिक डीआई का मैनेजमेंट थोड़ा पेचीदा है। पहला कदम तो ये है कि अगर कोई कारण पता है तो उसे हटाओ। जैसे अगर कोई दवा वजह है लिथियम या डेमिक्लोसाइक्लिन तो उसे बंद करो या बदलो। अगर इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, तो उसे ठीक करो। अगर ये मुमकिन नहीं है या कारण जन्मजात है तो फिर इलाज का मकसद होता है पेशाब की मात्रा कम करना। इसमें कम नमक वाला खाना और कभी-कभी कम प्रोटीन वाला खाना भी मदद करता है। ये किडनी पर सोल्यूट लोड कम करता है, जिससे पेशाब कम बनता है। और दवाएं? क्या नेफ्रोजेनिक डीआई में दवाओं का भी रोल है? हाँ, कुछ दवाएं हैं जो पैराडॉक्सिकली मतलब उल्टा असर दिखाकर पेशाब कम करने में मदद करती हैं। सबसे कॉमन है थियाजाइड डायूरेटिक, जैसे हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, HCTZ। ये तो अजीब है। डायूरेटिक पेशाब कम कैसे कर सकता है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर नेफ्रोजेनिक डीआई में ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सोडियम और पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, तो डिस्टल ट्यूब्यूल तक कम पानी पहुंचता है। कभी-कभी इसके साथ एमिलोराइड भी देते हैं। ये लिथियम से होने वाले एनडीआई में खास फायदेमंद है। या फिर इंडोमेथिसिन जैसी NSAID दवा, ये प्रोस्टेग्लैंडिन्स कम करके किडनी की कॉन्सेंट्रेटिंग क्षमता सुधार सकती है। इलाज काफी इंडिविजुअल होता है इसमें। अच्छा, तो नेफ्रोजेनिक डीआई का मैनेजमेंट मल्टी लेवल है। कारण हटाना, डाइट बदलना और खास दवाएं। चलिए, अब तक जो हमने बात की उसे समेटते हैं। हमने देखा कि लक्षण भले ही एक जैसे लगें, बहुत प्यास, बहुत पतला पेशाब, लेकिन प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, सेंट्रल डीआई और नेफ्रोजेनिक डीआई, इनके कारण, इनके डायग्नोस्टिक मार्कर जैसे सीरम ऑस्मोलैलिटी, एडीएच लेवल और खास तौर पर वाटर रिस्ट्रिक्शन और डेस्मोप्रेसिन टेस्ट पर इनका रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग है। एकदम सही कहा। संक्षेप में, पॉलीडिप्सिया में दिक्कत पीने की आदत या प्यास के सेंटर में है। किडनी और हार्मोन ठीक है। सेंट्रल डीआई में एडीएच हार्मोन कम है, पर किडनी ठीक रिस्पॉन्स करती हैं। और नेफ्रोजेनिक डीआई में एडीएच हार्मोन तो है, पर किडनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। इन बारीकियों को समझना और सही टेस्ट का इस्तेमाल करना ही सटीक डायग्नोसिस और फिर सफल इलाज की कुंजी है। क्योंकि जैसा हमने देखा, इलाज तीनों का बिल्कुल अलग है। गलत डायग्नोसिस पर इलाज करेंगे तो वो बेकार ही नहीं बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है। ये बातचीत बाकी इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे एक जैसे दिखने वाले लक्षण शरीर में चल रही बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाओं का नतीजा हो सकते हैं, और सही डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए इन जांचों का कितना महत्व है। बिल्कुल। और ये हमें ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे शरीर का जो वाटर बैलेंस है वो कितना नाजुक है और कितनी बारीकी से कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, किडनी, इनका तालमेल कितना ज़रूरी है। आज हमारे पास ये टेस्ट्स हैं, ये समझ है, लेकिन सोचिए इनके बिना इन कंडीशंस में फ़र्क करना कितना मुश्किल रहा होगा। पहले मरीजों को सही राहत देना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। सच में ये जानकारी यकीनन हमारे सुनने वालों के बहुत काम आएगी।
एक आखिरी ख्याल जो इस चर्चा से मन में आ रहा है वो ये कि जब हम इन स्थितियों को मैनेज करते हैं, खासकर डीआई को डेस्मोप्रेसिन से, तो हमें तराजू के दूसरे पल्ले का भी ध्यान रखना होता है, मतलब वाटर इंटॉक्सिकेशन या हाइपोनेट्रीमिया का खतरा, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बैलेंस बनाए रखना ही शायद असली चुनौती है।